उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं इनका नाम प्रदीप है और महाराष्ट्र सतारा से ये कुंडली आई है। 1988 इनका डेट ऑफ बर्थ। पर मैं इनकी कुंडली को पढ़ने से पहले आपको इनकी समस्या से क्या मेरी सरकारी नौकरी लग सकती है, आज तक बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम दिए हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिली है, सरकारी नौकरी मिलेगी या बिजनेस करना चाहिए, आज तक मुझे किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिली है, जो भी काम करता हूं सफलता नहीं मिलती, आखिर कब तक सफलता के लिए मुझे इंतजार करना पड़ेगा और भाग्योदय कब होगा, आने वाले समय में कैसा रहने वाला है, इष्ट देव के बारे में बताइए। ये एक सामान्य व्यक्ति की कुंडली और सामान्य व्यक्ति के सवाल हो सकते हैं, पर वस्तुतः जो मैं जानता हूं और आपको जो देख रहा हूं, आपकी कुंडली में मैं पंचांग थोड़ी देर इतर करके आपको सबसे पहले आपकी कुंडली से आपका परिचय कराता हूं। दरअसल पंचांग को इससे जोड़ करके देखना चाहिए, पर यह कुंडली वृश्चिक लग्न की बनी है, जहां के लिए चंद्रमा, जहां के लिए सूर्य, जहां के लिए मंगल अगर जन्म कुंडली में लग्नेश हैं तो वो छठे भाव के भी अधिपति हैं। लेकिन अगर ये अपनी राशि के बैठे होते तो कारक मारक या फिर नुकसानदायक नहीं होते, लेकिन वो धनु राशि के बैठे हैं, द्वितीय भाव में शनि जैसे ग्रह के साथ बैठे हैं, जो वृश्चिक लग्न के लिए अच्छा नहीं होता। इस वजह से मंगल यहाँ पे कमजोर परिणाम देने वाले ग्रह के रूप में जाने जाएंगे। लेकिन गुरु मंगल की राशि में और मंगल गुरु की राशि में, इसका मतलब है कि धन का समायोजन थोड़े देर से, विलंब से या विलंब के साथ व्यक्ति को मिल सकता है, क्योंकि धनेश का परिवर्तन लग्नेश की दूसरी मूल त्रिकोण राशि ऋणेश से हो रही है। धन भाव के अधिपति का परिवर्तन ऋण भाव में, ऋण भाव के अधिपति का परिवर्तन धन भाव में। धन और ऋण का संबंध बना और चतुर्थ भाव के अधिपति का संबंध जो शनि है वो मंगल के साथ बैठे हैं, छठे भाव के अधिपति। ये एक बात है, मुझे हंसी आ रही है, कोई एक है उनका नाम क्या है याद नहीं आ रहा, क्षमा करिएगा भगवान, पर वो लिखते हैं कि गुरुजी आपके पास आजकल ऐसी कुंडलियां आती हैं ज्यादा जहां पे चतुर्थ भाव के अधिपति का संबंध छठे भाव से बन जाता है। ये योग बन रहा है, यहाँ भी आपकी कुंडली में योग है, पर अभी आप वस्तुतः अच्छी दशा से नहीं गुजर रहे हैं। पहले जो है वो गुरु जो है थे वो आपको कुछ दे सकते थे, पर अभी शनि की दशा में है और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं एक वक्त आपकी कुंडली में आएगा, हालांकि थोड़े विलंब से आपकी कुंडली में नौकरी के योग जरूर बन रहे हैं, लेकिन हैं जरूर। दशम भाव के अधिपति सूर्य के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि है, इस वजह से भी व्यक्ति की कुंडली में नौकरी के योग बनेंगे और शनि का संबंध मंगल के साथ बना है, इस वजह से माता और मातृभूमि का, सरकार और सरकार का सुख मिलता है। पर ये सूर्य राहु के साथ और चंद्रमा के साथ बैठे हैं, इस वजह से अमावस्या दोष होने के कारण कहीं ना कहीं व्यक्ति को ये भाव जो है वो गड़बड़ हो रहा है, ये चीज कमजोर है। इस कारण से आपको कई बार नौकरी में दिक्कत या मशक्कत या मेहनत बहुत ज्यादा। आपको बजरंग बली की पूजा करनी चाहिए या फिर निस्संदेह सूर्य की उपासना, शिव जी की पूजा करनी चाहिए। आप जिसको भी पकड़ना चाहते हैं पकड़ लीजिए। आपकी कुंडली में सर्वाधिक अंशों के साथ जो ग्रह उपस्थित है वो उपस्थित है आपकी कुंडली में राहु केतु को तो इसमें लिया नहीं जाता है, तो बुध सर्वाधिक डिग्री के साथ है और वो शिफ्ट कर रहे हैं पीछे, 21 डिग्री के वक्री हुए हैं, पीछे जाएंगे, यानी कि शनि मंगल और बुध ये तीनों ग्रह तीसरे भाव में जा रहे हैं। कुछ परिणाम तो क्रिएटिविटी है, आपके पास बहुत बढ़िया ज्ञान भी है और ज्ञान चक्षु के प्रणेता भी हैं आप। लग्न के अधिपति द्वितीय भाव में शनि के साथ लग्न और सुख के और पराक्रम करने को मजबूर, और तृतीय भाव के अधिपति जन्म कुंडली में दूसरे भाव में पराक्रम करने के बाद धन आए। लेकिन एक बात जो समझने वाली है कि इस मंगल की नीच दृष्टि यहां पड़ रही है, जिसके कारण भाग्य का फल कमजोर हो रहा है। भाग्य भाव के अधिपति जन्म कुंडली में अमावस्या दोष में है, कुंडली कमजोर है, आपको ऑप्शन पे भी तलाश कर लेनी चाहिए। योग बने हैं पर चूंकि शनि इस कुंडली के अच्छे होते नहीं है, हम एक छोटी सी आशा जरूर रख सकते हैं कि शायद शनि है, चतुर्थ भाव के अधिपति हैं, छठे भाव के संबंध में हैं, 10वें भाव के अधिपति सूर्य पे उनकी तीसरी दृष्टि जा रही है, तो कुछ आशा बन रही है। पर हाँ, निस्संदेह मैं अभी कहूंगा कि आप 1988 के हैं, आपके पास वक्त कितना है देख लीजिए, क्योंकि कई बार होता है कि लोग जो है वो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ कुछ और रखते हैं और कागजी कुछ और होता है। तो अगर वक्त है आपके पास तो कम से कम आपके पास नौकरी के लिए मैं समझता हूं कि 2027 तक का तो नहीं कहूंगा, 24 के 12वें महीने तक वक्त है, उसके बाद थोड़ी गड़बड़ होगी। और मैं समझता हूं कि इतने देर तक इंतजार करने का कोई विशेष मतलब भी नहीं होता है। आपको अपनी ऊर्जा को पहचानने की ताकत अपने अंदर विकसित करनी चाहिए। अब आपको मैं यहाँ पे आपके पंचांग से मिला देता हूं। देखिए,
फाल्गुन माह में जन्मे होने से कई बार व्यक्ति टाइम पीरियड पे एक्टिव नहीं होता और बहुत सारा वक्त उसका कई बार नुकसान में चला जाता है। ये पहली बात है। उत्तरायण में जन्मे होने से सारे शुभ ग्रहों का प्रभाव बढ़ जाता है, जिसके कारण व्यक्ति कई बार अपने आप पे इतना ज़्यादा भरोसेमंद हो जाता है कि कई बार नेगेटिविटी भी हो जाती है। आपकी कुंडली में चंद्रमा पहले ही कमजोर हो जाएंगे क्योंकि शुक्ल प्रतिपदा के हैं। इस कारण से हमें यहाँ पे एक ऑप्शन जरूर रखनी चाहिए सरकारी नौकरी के नहीं होने के बाद। अब क्या करेंगे, ये चीज मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी कुंडली में दशम भाव पे, दशमेश पे शनि सूर्य का प्रभाव है, लेकिन वो वक्त के कमजोर होने के कारण या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा जो है वो प्रतिपदा के नौकरी देने में दिक्कत करते हैं, पापक होने के कारण। इस कारण से मैं इसे कई बार कमजोर कहूंगा और निसंदेह सरकारी नौकरी के प्रभाव में कमजोरी आएगी, उसकी धार कमजोर होगी। शतभिखा नक्षत्र बुधवार को जन्मे हैं, आपको पढ़ाने से संबंधित क्षेत्र में भी ध्यान देना चाहिए। आपके पास कई प्रकार के गुण हैं जो विद्यमान हैं, जो आप आसानी से विकसित कर सकते हैं। परिध योग की शुभकरण और शूद्र वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण भविष्य देखने की क्षमता आपके अंदर है। परिध योग में जन्मे हैं, निस्संदेह ये आपके कुछ लाभ आ सकता है। किस तुग्न करण में जन्मे हैं, इस वजह से कई बार आपको ये कष्ट देता है और वस्तुतः आपको थोड़ा सा भाग्य के लाभ में कमजोरीपन का शिकार भी बना देता है। एक बात और कहता हूं, दरअसल छोटे छोटे वक्त हमें कई बार बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, हमारे काम को प्रभावित करते हैं। भाग्य भाव के अधिपति कामावश्य दोष में जाना, व्यक्ति माता और पिता से बहुत ही ज्यादा अटैच्ड है और बहुत ही ज्यादा उससे सेंटिमेंटल, बहुत ज्यादा उसकी भावनाएं उनसे जुड़ी हुई हैं। ये तो सबके होते हैं, पर कई बार आपकी ज्यादा है। और आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा का दशम भाव को देखना कई बार आपको इमोशनल बहुत ज्यादा बना देता है। इस वजह से कई बार आप ब्लैकमेल भी हो जाते हैं या कर लिए जाते हैं। मानसिक शांति का एक जो दौर होता है वो थोड़ा कमजोर सा है। राहु का चतुर्थ भाव में बैठना कई बार माता, मन, भावना, गंगा, गाय और जो एक प्रभाव बनता है हमारे दिमाग का, उसको कमजोर करने पे जो है वो आतुर हो जाता है। मेहनत करनी है, भविष्य देखने की क्षमता आपके पास बहुत अच्छे तरीके से विद्यमान है। लग्नेश के साथ शनि का बैठना आपके गुणों को बहुत ही गंभीर और आपको स्वभावतया बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा कठोर भी बना देता है। एक बात और कहूंगा, शुक्र उच्च के पंचम भाव में, पर अकेले शुक्र पंचम भाव में अच्छे नहीं होते। इस वजह से व्यक्ति को वो रिकॉग्निशन नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। मंगल की दृष्टि यहाँ पे, यहाँ के अधिपति छठे में, तो कमजोर हुई बात। क्योंकि वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए रोगेश होते हैं, धन भाव में परिवर्तन योग बना रहे हैं, अच्छी बात है। पर ऋणेश से परिवर्तन, क्योंकि ये गुरु जो बैठे हैं वो यहाँ बैठे हैं, यहाँ थोड़ी बैठे हैं। यहाँ बैठे होते तो लग्नेश से परिवर्तन कहा जाता, पर यहाँ के गुरु ऋण भाव में जा रहे हैं, इस वजह से ऋणेश से परिवर्तन कहा जाएगा। ये मंगल यहाँ नहीं, यहाँ बैठे, पर ये मंगल जो है वो जन्म कुंडली में यहाँ नहीं बैठे हैं, इस वजह से कि यहाँ पे शनि बैठे हैं जो कि इस कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते। थोड़ा सा लॉजिकल है, ये समझना होगा। दरअसल जन्म कुंडली में जो लग्नेश हैं वो ऋण भाव के अधिपति भी होते हैं और धन भाव के अधिपति ऋण भाव में जा रहे हैं ना। अगर वही धनेश जन्म कुंडली में लग्न में आ जाते तो लग्नेश के साथ उसका परिवर्तन होता, लेकिन यहाँ पे ऋण के साथ और प्रतियोगिता के साथ परिवर्तन हो रहा है। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में प्रतियोगिता समाहित हो रही है। और गुरु जन्म कुंडली में एक नंबर की राशि में बैठे हैं तो व्यक्ति एक साथ कई बार इतना ज्यादा मायावी नहीं होता है, परिस्थितियों को समझदारी से समझ नहीं पाता है, जिसके कारण उसके साथ छल हो जाता है, या कई बार वो अपनी ऊर्जा का सतत प्रयास, सतत जो है वो लाभ नहीं ले पाता है। ये बात भी है। शुक्र का यहाँ पंचम भाव में अकेले बैठना ठीक नहीं, मंगल से प्रभावित होकर के पापक ग्रह का प्रभाव, इस वजह से दाम्पत्य में विलंब की स्थिति बनती है। और सप्तम के कारक उच्च के पंचम में कई बार ये स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती, और सप्तम इस पे पापक ग्रह का प्रभाव भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है। शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ के लिए अच्छी होगी, भवन भूमि वाहन का सुख तो दे देते हैं। शनि की सातवीं दृष्टि यहाँ के लिए अच्छी होगी, आयु और कई प्रकार से व्यक्ति को रिसर्च माइंडसेट का बना देती है। 10वीं दृष्टि यहाँ के लिए भी अच्छी होगी। मतलब इस कुंडली के लिए जो चतुर्थेश और तृतीयेश होते हैं शनि, वो माता से सुख तो देते हैं पर माता को दवाइयां भी चलानी पड़ती हैं। गुरु का प्रभाव शनि को सरकारी क्षेत्र से लाभ देने वाला। आपकी कुंडली में आपने अगर ये सवाल पूछा कि क्या मेरी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है, मैंने कहा हाँ, लेकिन वो थोड़ा कमजोर भी है। 5 में 3 अंक मिले जरूर हैं, थोड़े थोड़े कमजोरीपन के साथ। क्लियर है? आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव के अधिपति के साथ मंगल का बैठना, छठे भाव के अधिपति के साथ मंगल का बैठना
नवम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में चतुर्थ में जाना ये अच्छी बातें हैं, पर सारे ग्रह देखिए जन्म कुंडली में इधर ही बैठे हैं, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं होती है। 1 2 3 4 5 ये व्यक्ति को कई बार इतना ज्यादा निगेटिव बना देता है, परेशान बना देता है कि व्यक्ति जकड़ा हुआ सा महसूस करता है, उसके ऊपर जिम्मेदारियों का दबाव हमेशा बना रहता है। समझ में आ रही होंगी चीजें। अब मैं आपको नक्षत्र पे लेकर आता हूं। सूर्य बढ़िया है, डिग्री में तो कमजोर, इस वजह से ऊर्जा की कमजोरी और सरकार का लाभ कमजोर मिलता है। चंद्रमा भी थोड़े कमजोर हैं और आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। मंगल वो खुद अपने आप को अपने प्रभावों से मुक्त नहीं कर पा रहे हैं, निगेटिव जा रहे हैं। बुध आपकी कुंडली में जो है वो भ्रमित कर रहे हैं निर्णय लेने में, और कई बार व्यक्ति अंतिम वक्त पे जाकर के चीजें भूल जाता है या गुम हो जाता है या कंसंट्रेशन बिलो हो जाता है, कंसंट्रेशन की कैपेसिटी कमजोर होती है। गुरु आपकी कुंडली में आपको एक तरफा और कई बार बहुत ज्यादा सीधा बना देते हैं, जहां व्यक्ति कुछ भी इधर उधर नहीं देखता कि उसके पीछे या पीठ पीछे कौन सी बात चल रही है, या कई बार डिप्लोमेसी नहीं कर पाता है या डिप्लोमेट नहीं होता, बहुत ज्यादा सीधा हो जाता है, पेट की समस्याएं बनी रहती हैं। उसके बाद हृदय क्षेत्र प्रभावित होता है। और एक बात और भी कह दूं तो व्यक्ति कई बार गलत लोगों की संगति में आकर के अपने आप अपनी ऊर्जा का गलत इस्तेमाल भी कर बैठता है। हालांकि मैं इसे बहुत ज्यादा मजबूत नहीं कहूंगा। गुरु के बारे में मैंने बात कही, शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर वो ठीक है, पद आपको देंगे जरूर, चाहे आप अपने काम पे भरोसा करिए, या तो मैंने बात कही कि 2024 के 12वें महीने के बाद सरकारी नौकरी के बारे में प्रयास करना बंद कर देना चाहिए। 2 साल है, आरंभ करिए। अगर उम्र बची होगी तो निसंदेह कोशिश कर लीजिएगा, मैं ये भी नहीं कह सकता, क्योंकि योग है तो कभी भी परिणाम दे सकते हैं। शुक्र के बाद अगर शनि की बात करता हूं तो आपकी कुंडली में वो आपके जीवन में कष्ट देने का काम कर रहे हैं। मंगल अगर द्वितीय भाव में नहीं बैठे होते और छठवें भाव के अधिपति नहीं होते, शनि के साथ नहीं बैठे होते, तो कुछ अच्छाइयों के साथ हो तो कुछ बुराई भी दे रहे हैं, उसको आपको झेलना पड़ेगा। द्वितीय भाव में 2 पापक ग्रहों का बैठना ये आपको कमजोर कर रहा है, धन आने में मशक्कत, विवाह विलंब की स्थिति और व्यक्ति के स्वभाव पे चिंतन पैदा करने का विचार दे रहे हैं। राहु आपकी कुंडली में जिस स्थिति में है उसके आधार पर वो स्वग्रही होकर के बैठे हैं। शनि राहु मंगल का प्रभाव है चतुर्थ भाव पे, इस वजह से मानसिक अशांति का यह दौर चलेगा और घर में कलह का वातावरण भी थोड़े बहुत स्थिति के साथ बनता रहता है। मैं एक बात और कहता हूँ, घर को और भी ज्यादा पूजा पाठ की आवश्यकता है, और निसंदेह मैं समझता हूं कि आपको अपने पूर्वजों की शरणागति धारण करनी चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। घर में बजरंगबली की पूजा, सूर्य की पूजा, शिव जी की पूजा बहुत आवश्यक है। मंगल आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छे ग्रह होंगे, शनि आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छे होंगे, पर ये दोनों ही इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते, पर ये दोनों आपकी कुंडली में इनकी दशाएं आपको दे करके भी जाएंगी, ये बात मैं कह रहा हूं। वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए सूर्य पहले नंबर पे, चंद्रमा दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे गुरु और चौथे नंबर पे मंगल शुभदायी होते हैं। लेकिन शनि और लेकिन शुक्र ये दोनों आपकी कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते, क्योंकि वस्तुतः वो 12वें भाव के अधिपति भी तो हो जाते हैं शुक्र, और जन्म कुंडली में वो आपकी पंचम भाव में आ रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति कभी भी ऋण में तो नहीं रहेगा, ऋण से मुक्त हो जाएगा। सेवा शुश्रूषा का भाव उसके पास रहता है और वो समाज को कुछ देना चाहता है, पर उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। नवमांश कुंडली में आप जब देखेंगे तो शनि का यहाँ बैठना, सूर्य और शुक्र का यहाँ बैठना, और मैं जो समझता हूँ कि यहाँ भी आपकी कुंडली में नौकरी के योग बन रहे हैं, खराब नहीं है। लग्नेश का शनि से देखा जाना, गुरु का प्रभाव लग्न पे, मंगल का प्रभाव जन्म कुंडली में भाग्य के साथ, ये आपकी कुंडली को कन्विंसिंग कैपेसिटी से युक्त रख रहे हैं। दाम्पत्य में एक अच्छा माहौल विकसित करेंगे और व्यक्ति के दाम्पत्य में जुड़ने के बाद उसके भाग्य का बल भी वृद्धि में जाता है, पूर्वजों का बल बढ़ता है। विवाह जितनी जल्दी हो सके कर लेना चाहिए। दशमांश कुंडली में सूर्य बैठे हैं, लग्न को देख रहे हैं, जो 12वें के अधिपति हैं, ऊर्जा का क्षरण हो रहा है। यहाँ पे इतने सारे ग्रह आपको कंफ्यूज कर रहे हैं और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में कमजोरी दे रहे हैं। साथ ही साथ लग्नेश का अष्टम भाव में जाना देर से व्यक्ति के करियर को टाइम पे लाता है, ये पक्की बात है। दरअसल आप वहां पे बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को संतुलित नहीं कर पा रहे हैं, या कई बार व्यक्ति का निर्णय कमजोरी की तरफ ज्यादा बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। दरअसल आपकी कुंडली में जब आप और भी गहराई से, तो मैंने ये बात कही कि यहाँ पे विवाह में भी दिक्कत होती है, यहाँ पे शुक्र संतान में भी दिक्कत करते हैं, रिकॉग्निशन देर से देते हैं। पंचम भाव में शुक्र अकेले, पंचम भाव में गुरु अकेले, पंचम भाव में बुध अकेले अच्छे परिणाम नहीं देते। तो कई बार हमें संतान से, कई बार हमें हमारे
मेहनत के परिणाम से दूरी पैदा हो जाती है या एक तरफा सा झुकाव होता है। तीसरे नंबर पे अगर आप बात करें तो हमें एक बात और भी देखने को मिल रही है कि हमें हमारा करियर देर से मिलेगा। और चौथे नंबर पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे एक बात कि भाग्य भाव के अधिपति चंद्रमा अस्त हो रहे हैं, इस वजह से भाग्योदय भी देर से या पाप ग्रह की राशि में बैठे हैं तो शनि की तरह वो देर से 38-36 के करीब करीब ले जाकर के, या फिर कई बार आप उसमें कमजोरी महसूस कर सकते हैं। आपने इष्ट के बारे में पूछा है, मैं एक बात आपको कहूंगा, आपकी कुंडली में सर्वाधिक अच्छे तरीके से जो ग्रह बैठे हैं वो बुध, और नवांश कुंडली में जो स्थिति देख रहा हूं उसके आधार पर जो बात बन रही है, आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। नवांश कुंडली में भी जो आप देख रहे हैं आप बुध, उसके आधार पर जहां बैठे हैं वो चंद्रमा की राशि है, उसके ठीक पीछे गणेश जी की पूजा और शिव जी की पूजा आपकी कुंडली में ज्यादा बनती है। वस्तुतः तो मैं जो कुंडली को आवश्यकता है उसके आधार पर शिव जी की पूजा ही ज्यादा कहूंगा, गणेश जी की पूजा भी थोड़े कमजोरीपन के साथ, हालांकि अगर आराधना करेंगे तो वो भी नारायण की शरणागति ही जाती है, शिव की पूजा भी नारायण के ही पास समर्पित होती है। अब मैं इस कुंडली को और कैसे समझा सकता हूं, जैसे आप अगर इस भाव को देखेंगे तो यहाँ पे चंद्रमा केतु का ग्रहण लगा है। नवमांश कुंडली के बाद दशमांश कुंडली में उच्च के मंगल हैं, मतलब ये देंगे जरूर पर विलंब से देंगे, क्योंकि लग्नेश अष्टम में बैठे हैं और सारे के सारे शुभ ग्रह जो हैं वो अष्टम भाव में जा रहे हैं, बुध, चंद्रमा, शुक्र और गुरु। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सीधा ये होता है कि व्यक्ति को इंतजार करना ही होगा, और कम से कम अगर आप, मैं समझता हूं कि अगर आप 2 बच्चे के पिता हैं तो अब आप सरकार के भरोसे नहीं बैठ सकते, और महाराष्ट्र की सरकार जो तो वैसे भी उसके तो दिन गिन रहे हैं, वो तो दिन गिन रही है, वो क्या आपको देगी? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैं आए दिन लोगों से बात करता हूं तो वहां की तो हालत मुझे पता है, बहुत अच्छे से पता है। तो इस पर विचार करने की बात है, आपको व्यवसाय पे भी विचार कर लेना चाहिए, पर उसके लिए मंथन की आवश्यकता होगी। अभी की स्थिति के हिसाब से आप जो है वो कोयले का कारोबार, अभी की स्थिति के आधार पर जो स्थिति यहाँ पे बन रही है इसके आधार पर आपकी कुंडली में आप पूजा पाठ की सामग्री से संबंधित कारोबार, फर्नीचर से संबंधित कारोबार, उसके अतिरिक्त लोहे से संबंधित कारोबार, डेकोरेटिव आइटम से संबंधित कारोबार, ये सारी चीजें। पर इनमें से कौन सी चीज आपके दिमाग में बनती है, इसके लिए मुझसे आपको बात करनी होगी। अब क्या बताओ, शनि की दशा आपसे मेहनत करवाएगी, आपको परिणाम भी देगी, और यही वो दशा है जहां पे आप संपूर्ण प्राप्त भी करेंगे। संतान हो, अगर हो गई है जैसे कि आपने बताया है, तो निसंदेह उसका भी सुख बढ़ेगा, वो कुछ अचीव भी करेंगे, उनको पुरस्कार मिल सकता है, उनके एजुकेशन में कामयाबी उनको मिल सकती है, उनकी रिकॉग्निशन बढ़ेगी, उनसे आपके संबंध अच्छे होंगे। पर शुक्र यहाँ पे पंचम भाव में अकेले बैठे हैं, ये कुछ कमजोरीपन के साथ देंगे। हमें कई बार हमारे मन मुताबिक संतति हमारे संस्कार से युक्त नहीं होते, आपको उनके संस्कारों पे फोकस करने की आवश्यकता होगी, ताकि वो अपने अंदर छुपी जो ऊर्जा है उसका सही तरीके से समायोजन कर सके। ये दूसरी बात की बात तीसरी होगी या चौथी, जो भी है ये बात है। पर संतति का सुख आपकी कुंडली में खराब नहीं है, वो ठीक है, उसमें कोई कमजोरी मैं नहीं देख रहा हूं। ये बात यहाँ पे D7 चार्ट भी आपकी कुंडली में आपके साथ खड़ा है। इस कुंडली को मैं पाश योग में देख रहा हूं, जहां व्यक्ति बंधा हुआ सा महसूस करता है, इधर हिले तो भी चुभे, इधर हिले तो भी चुभ जाए, और जिम्मेदारियों का बोझ कभी खत्म नहीं होता है, और जिसको इकट्ठा करते करते व्यक्ति जो है वो हड्डी हो जाता है। आपकी कुंडली में अगर धन भाव में शनि मंगल नहीं बैठे होते ना तो कुंडली अच्छी हो जाती, अगर वही गुरु अष्टम भाव में या छठे भाव में नहीं बैठे होते ना तो कुंडली अच्छी हो जाती। लग्न के अधिपति का धन भाव में जाना धनवान योग, धन के अधिपति का छठे में जाना दारिद्र दोष, यही कमजोरी है। तृतीय भाव के अधिपति का यहाँ जाना कमजोरीपन की निशानी, चतुर्थ भाव के अधिपति का द्वितीय में जाना धनवान योग लगेगा, पंचम भाव के अधिपति का छठे में जाना ठीक नहीं है, धन के लिए, रिकॉग्निशन, सफलता के लिए। सप्तम के अधिपति का यहाँ जाना दाम्पत्य के दृष्टिकोण से कई बार कमजोरी, विवाह विलंब से हो, या कई बार विवाह में थोड़ी बहुत मशक्कत होती है, कई बार पत्नी की इच्छाएं पूरी नहीं होती, या वो आर्थिक कमजोरीपन से गुजरती। अष्टम भाव के अधिपति का तृतीय में जाना ये ठीक नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है, और व्यक्ति के बुद्धि का प्रभाव कई बार टाइम पे नहीं मिल पाता है या नुकसान में होता है। पर एक बात है कि बुद्ध का प्रभाव यहाँ रहेगा तो कम से कम उसके पास भक्ति और उसके पास भाग्य का बल रहेगा। भाग्य के अधिपति का चतुर्थ में आना ये ठीक होता है, ये माता पिता से संबंध और दाम्पत्य से संबंध अच्छा रखता है, कम से कम तो ठीक ठाक है। पर आपको अपने स्वास्थ्य पे और अपने सेहत पे ध्यान जरूर ही देना होगा। दशम भाव के अधिपति का दशम को देखना ये ठीक होता है, कर्म क्षेत्र के लिए ये सपोर्टिव है और आपको नौकरी के मामले में ये लाभ देंगे। एकादशवें के अधिपति का
यहाँ जाना ये ठीक होगा। मैंने बताया भी था कि एकादशवें के अधिपति अपने भाव से पंचमस्थ मित्र की राशि में, ठीक है, खराब नहीं है। 12वें के अधिपति का पंचम में आना, ये थोड़ी बहुत कमजोरी बन के साथ आपको रिकॉग्निशन देर से देते हैं। यहाँ पे लग्न के अधिपति का यहाँ जाना ठीक होगा। शुक्र के साथ बैठे हैं, दशम के अधिपति के साथ, आपको आपकी पत्नी के साथ भी जुड़ करके काम किया जा सकता है, करवाया जा सकता है। उनको भी नौकरी के क्षेत्र में देख रहा हूँ। दशमांश कुंडली में लगने, ये तो थोड़ी कमजोर है, मतलब दशमांश कुंडली आपकी कमजोर है, मैं पक्के तौर पे ये बात कर सकता हूँ। थोड़ा सा बल इनको सूर्य से मिल रहा है, जो कि कई बार देर से, अब बाहर भी निकल करके अगर चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, पर अब आप जा नहीं सकते क्योंकि उलझ गए हैं। अब क्या बताओ, सब तो बता दिया। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। इसके बाद अगर कुछ और बता दूं नक्षत्र के आधार पे, तो मैं एक बात कहूं, नक्षत्र पे मैंने चर्चा पुष्य अच्छे, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, श्रवण, हस्त और चित्रा ये अच्छे होंगे। कुछ मामलों में अनुराधा और कुछ मामलों में आपकी कुंडली में मूल में ना जाना कष्ट होगा। और एक बात और बता दूं तो नक्षत्रों की चर्चा मैंने जो करी है उसके आधार पर कुछ आपको अलग तरीके से भी मैंने वहां पे कुछ दर्शन कराए हैं, पर ये जो मैंने चैप्टर बताया है ये ज्यादा आपके निकट होगा। ये चैप्टर जो मैंने बताया है ये ज्यादा निकट होगा। दिशा मैंने बताई, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। 9 अंक बहुत अच्छा होगा, उत्तर दिशा अच्छी होगी। आपकी कुंडली की 9 अंक बताया, उत्तर दिशा, और राशियां कर्क, मीन और सिंह राशि अच्छी हो, तुला, मिथुन, मेष, धनु कमजोर, वृश्चिक राशि, धनु और कर्क, मकर और कुंभ अच्छे नहीं होते, इन लोगों से बच के रहिएगा। शनि इस कुंडली में अच्छे नहीं होते, गुरु इस कुंडली में अच्छे होते हैं, सूर्य इस कुंडली में सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं, चंद्रमा दूसरे नंबर पे अच्छे होते हैं, तीसरे नंबर पे गुरु, चौथे नंबर पे मंगल। क्लियर है? बहुत बहुत नमस्कार।